हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला में। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं बर्थ इंजरीज़ के बारे में। तो जानते हैं कि बर्थ इंजरी क्या होती है। तो बर्थ इंजरी क्या होती है? जब बेबी है जेनिटल ट्रैक्ट से मूवमेंट करता है तो उस कंडीशन में क्या है, उसके जो हेड है उस पर कंप्रेशन होगा, उसकी बॉडी पे कंप्रेशन होगा और कंप्रेशन की वजह से वहाँ पे क्या होगा, इंजरी के चांसेस रहते हैं। और इंजरी होना ही क्या होता है, बर्थ इंजरी थी। यानी ड्यूरिंग बर्थ जब जेनिटल ट्रैक्ट से जो है बेबी मूवमेंट करता है, मूव करता है, तो उस वजह से क्या है, कंप्रेशन लगेगा और कंप्रेशन की वजह से जो इंजरी होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, बर्थ इंजरी बोलेंगे। तो इंजरी क्या है, क्या क्या हो सकती है अपने पास में, कौन कौन सी इंजरी हो सकती है। तो उसके लिए अपने पास में 2 टर्म रहने वाली हैं। क्या क्या है? फर्स्ट जो टर्म रहेगी वो रहेगी कैपोट सक्सीडेनम और सेकंड जो टर्म रहेगी वो रहेगी सिपेलोहेमेटोमा। क्या क्या रहने वाले हैं? फर्स्ट रहेगी वो रहेगी कैपोट सक्सीडेनम और सेकंड जो इंजरी हो सकती है वो हो सकती है सिपेलोहेमेटोमा। तो क्या होता है कैपोट सक्सीडेनम एंड सिफिलोहेमेटोमा? कैपोट सक्सीडेनम की पहले बात कर लेते हैं अपन कि कैपोट सक्सीडेनम क्या होता है। वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे। तो कैपोट सक्सीडेनम क्या होता है, ये स्वेलिंग और इडेमा फॉर्मेशन हो रहा है। कहाँ पे? स्कल जो है उसके लेयर के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे स्वेलिंग एंड इडेमा फॉर्मेशन हो कहाँ पे रहा है, जो स्काल्प की जो लेयर है उनके बिटवीन हो रहा है इडेमा फॉर्मेशन। स्कल्प लेयर के बीच में इडेमा फॉर्मेशन हो रहा है। अब आप बोलोगे कि ये क्यों होता है? तो होने के पीछे रीज़न ये है कि जब बेबी है जेनिटल ट्रैक्ट से मूव करेगा तो वहाँ पे उसको कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन की वजह से क्या होगा, वहाँ के जो टिश्यू है वो भी कंप्रेस होंगे। सबसे पहले जब वो मूवमेंट करेगा तो वहाँ का एरिया जो है वो कंस्ट्रिक्ट है और कंस्ट्रिक्शन की वजह से उसके हेड पे है कंप्रेशन होगा और कंप्रेशन की वजह से वहाँ के टिश्यू है वो भी कंप्रेस होंगे और वहाँ के टिश्यू कंप्रेस होंगे तो टिश्यूज़ में जो ब्लड वेसल्स हैं या फिर नर्व वेसल्स है या लिम्फेटिक चैनल्स है वो सारे क्या है, यहाँ पे कंप्रेस होंगे। और ब्लड वेसल्स, नर्व वेसल और लिम्फेटिक चैनल है वो कंप्रेस होगी। तो ब्लड वेसल्स कंप्रेस होगी, लिम्फेटिक चैनल है या लिम्फेटिक वेसल्स कंप्रेस होगी तो ब्लड और जो लिम्फ है वो ब्लड वेसल से क्या है, बाहर मूवमेंट करेगा। और ब्लड वेसल से बाहर ब्लड और लिम्फ मूवमेंट करेगा तो वो कहाँ पे आएगा, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है वो वहाँ पे मूव कर जाएगा। और उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, कैपोट सक्सीडेनम बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं कि स्वेलिंग और इडेमा फॉर्मेशन हो रहा है कहाँ पे, स्कल लेयर में। रीजन है कि कंप्रेशन की वजह से ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल से फ्लूइड है वो बाहर मूव कर रहा है और उसी को अपन कैपोट सक्सीडेनम बोलते हैं। ओके, सेकेंड टर्म अपने पास में क्या है, वो है सिफिलोहेमेटोमा। तो सिफिलो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, सिफिलो रिलेटेड टू द हेड एंड हेमेटोमा मीन्स रिलेटेड टू द ब्लड। यहाँ पे क्या होगा, जो ब्लड है उसका कलेक्शन होगा कहाँ पे हो रहा है, हेड में। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो फ्लूइड है उसका कलेक्शन कहाँ हो रहा है, फ्लूइड का कलेक्शन है वो स्काल्प की जो लेयर है वहाँ पे होगा। स्काल्प की जो लेयर है पेरिक्रेनियम और एपिक्रेनियम, पेरिक्रेनियम और एपिक्रेनियम दोनों के बिटवीन होता है। बट यहाँ पे चेंज ये है कि यहाँ पे जो ब्लड कलेक्ट होगा वो कहाँ पे होगा, ब्लड का कलेक्शन होगा वो कहाँ होगा, पेरिक्रेनियम और जो फ्लैट बोन होती है उन दोनों के बीच में होता है। कहाँ हो रहा है, पेरिक्रेनियम और फ्लैट बोन के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पे ब्लड का कलेक्शन होता है। तो ये जो कैपोट सक्सीडेनम है वो क्या होगा, सुपरफिशियल होगा, क्योंकि ये एपिक्रेनियम और पेरिक्रेनियम जो स्कल की लेयर होती है वहाँ पे हो रहा है। बट ये थोड़ा डीप होगा क्योंकि ये क्या है, जो फ्लैट बोन है और पेरिक्रेनियम है इन दोनों के बीच में होता है, तो ये थोड़ा डीप होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट डिफरेंस अपने देख लिया है कि ये क्या हो रहा है, जिसका लेयर हो रही है वहाँ पे है, बट ये क्या फ्लैट बोन और पेरिक्रेनियम के बीच में है। नेक्स्ट बात करते हैं कैपोट सक्सीडेनम है उसके और सिफिलोहेमेटोमा के अपीयरेंस की। तो बात करें जब कैपोट सक्सीडेनम की, तो अपीयरेंस जो होगा कैपोट सक्सीडेनम का वो जस्ट आफ्टर द बर्थ आपको वहाँ पे मिलेगा। यानी कि जैसे आप न्यूबॉर्न को असेस करोगे तो वहाँ पे अगर फ्लूइड कलेक्शन हुआ है ड्यूरिंग बर्थ तो वो आपको जस्ट आफ्टर द बर्थ वहाँ पे
स्वेलिंग और इडेमेटस मिलेगा। तो क्या है, जस्ट आफ्टर द बर्थ आप इसको क्या एसेस कर सकते हो। बट यहाँ पे क्या होगा, जो भी ब्लड का कलेक्शन होगा वो जस्ट आफ्टर द बर्थ आप वहाँ पे असेस नहीं कर पाओगे। कब असेस होगा, वो आपको ग्रेजुअली अपीयरेंस होगा, अप टू 24 आवर क्या है ये अपीयर हो सकता है। कैपुट सक्सीडेनम जस्ट आफ्टर द बर्थ आप असेस कर पाओगे, वहाँ पे देख पाओगे स्वेलिंग और इडेमा को इजीली। बट कैपुट सक्सीडेनम जो डेवलप होगा वो ग्रेजुअली डेवलप होगा, और वहाँ पे आप क्या है उसको ग्रेजुअली अप टू 24 आवर के बाद में भी आप असेस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है अपीयर तो होगा, लेकिन ये डिसअपीयर कब होगा। तो डिसअपीयर की बात करें तो जैसे ये अपीयर हो रहा है सडनली, उसी प्रकार से डिसअपीयर भी सडनली होगा। और डिसअपीयर कितनी देर में होगा, 24 टू 72 आवर के बिटवीन ये क्या है डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, लेकिन बात करें सिफिलोहेमाटोमा की, तो वो कब डिसअपीयर होगा, वो जैसे ग्रेजुअली डेवलप हो रहा है उसी प्रकार ग्रेजुअली ही डिसअपीयर होगा। और डिसअपीयर होने का ड्यूरेशन रहेगा अप टू 6 वीक, यानी 6 वीक भी लग सकते हैं इसके डिसअपीयर में। यहाँ पे क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाएगा। यहाँ आपको अपने को कोई स्पेशल इंटरवेंशन नहीं देनी पड़ेगी, अपने आप से क्या है रिसोल्व हो जाएगा जो फ्लूइड है वो। बट यहाँ पे क्या होगा, सिफिलोमेटोमा में कुछ ही कंडीशन रहेगी जहाँ पे अपने को क्या है सर्जिकली इंटरवेंशन देना पड़ता है। ठीक है, बात करते हैं फ्यूचर लाइन को क्रॉस करने की। नेक्स्ट डिफरेंस ये भी है कि जो सिफिलोहेमाटोमा है वो क्या है फ्यूचर लाइन को क्रॉस नहीं करता है, वो एक ही जगह पे फिक्स रहता है, फ्यूचर लाइन को क्रॉस नहीं करता है। बट जो कैपुट सक्सीडेनम है वो फ्यूचर लाइन को क्रॉस कर सकता है। ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में कि कैपुट सक्सीडेनम फ्यूचर लाइन को क्रॉस करेगा, सिफिलोहेमाटोमा जो है वो फ्यूचर लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। अब ये फ्यूचर्स क्या होते हैं, फ्यूचर जो होते हैं जो बोन होती है, दो बोन को आपस में डिफ्रेंशिएट करने का काम करते हैं। और डिफरेंट टाइप के फ्यूचर्स जो है फिटल स्कल में आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि फ्रंटल फ्यूचर है, कोरोनल फ्यूचर है, सिजेटल फ्यूचर, वो अपन लेटर क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हो गया इन दोनों के बीच में डिफरेंस। अब अपन क्या इमेज के थ्रू देखेंगे कि किस तरह से अपन इन दोनों को क्या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक इमेज दिखाएगी आपकी स्क्रीन पे जाएगी और उससे अपन क्या है इन दोनों को डिफरेंस करेंगे। तो फर्स्ट अपन बात करेंगे कैपुट सक्सीडेनम की, कैपुट सक्सीडेनम कैसा दिखता है। तो कैपुट सक्सीडेनम की जो इमेज है वो आपकी स्क्रीन पे है। और क्या है इसमें, क्या है जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो क्या कर रहा है, असिस्ट कर रहा है, किसको असिस्ट कर रहा है, स्वेलिंग है और इडेमा को। तो यहाँ पे क्या है, फ्रम और कॉन्स्टेंट प्रेशर इन वन स्पॉट इन द इजीएस्ट वे टू इलिसिट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पिटिंग एडिमा। नाम क्या आ रहा है यहाँ पे, पिटिंग एडिमा। तो पिटिंग एडिमा क्या होता है, पिटिंग एडिमा वो होता है कि जब अपन उसको टच करते हैं, जो स्वेलन पार्ट है उसको अपन टच करते हैं, तो अपने टच के साथ में वो क्या है इनसाइड मूव करता है। और जैसे ही अपन टच हटाएंगे, वहाँ से अपनी फिंगर को हटाएंगे, वो वापस अपनी पहले की पोजीशन में चला जाएगा, उसको अपन बोलेंगे पिटिंग एडिमा। तो कैपुट सक्सीडेनम में आपको देखने को क्या मिलेगा, पिटिंग एडिमा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सुपरफिशियली होता है, अपन इजीली इसको क्या है असिस कर सकते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो। ये पिटिंग एडिमा है। एक नेक्स्ट डायग्राम और है अपने पास में कैपुट सक्सीडेनम का, तो उसमें क्या है, जैसे कि आप देख रहे हो कि इसमें दे रखा है कि जो फ्यूचर लाइन है इसको ये क्रॉस कर रहा है, फ्यूचर लाइन है उसको ये क्रॉस कर रहा है। कौन कौन से फ्यूचर को क्रॉस कर रहा है, ये सिजेटल फ्यूचर और कोरोनल फ्यूचर है, उनको क्रॉस कर रहा है और एक्सपेंड हो रहा है। इडेमेटस स्वेलिंग है, कहाँ पे हो रही है, फिटल के स्कल्प की लेयर के बीच में हो रही है। और डिसअपीयर कब होगा ये, जैसा कि अपन ने पहले डिस्कस किया है, ये डिसअपीयर ग्रेजुअली अपने आप से हो जाता है, स्पेशल अपने को इंटरवेंशन यहाँ नहीं लेना होता है। यहाँ पे कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन अराइज नहीं हो सकती इस कैपुट सक्सीडेनम की वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन डिस्कस करने वाले हैं सिफिलोहेमाटोमा के बारे में। तो सिफिलोहेमाटोमा की जो इमेज है वो आपकी स्क्रीन पे है। ये क्या होता है, ये स्वेलिंग होती है इन्फेंट स्कल में। और स्कल में कहाँ कहाँ पे स्वेलिंग हो रही है, कहाँ पे ब्लड का कलेक्शन हो रहा है, बिटवीन द पेरिक्रेनियम और फ्लैट बोन। पेरिक्रेनियम और फ्लैट बोन के बीच में क्या हो रहा है, कलेक्शन हो रहा है, किसका हो रहा है, ब्लड का। तो इसको अपन क्या है इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि ये थोड़ा डीप होता है। और कौन कौन से प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हैं या फिर रिस्क फैक्टर हो सकते हैं इसके लिए, तो फर्स्ट दे रखा है यहाँ पे CPD।
सीपीडी क्या है, सिफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन। इसमें क्या है, जो मदर का जो पेल्विस है और जो फिटस का जो स्कल है, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो गुड नहीं होता है। फिटल का स्कल या तो बिग होगा या फिर मदर का जो पेल्विस है वो छोटा होगा, तो उसकी वजह से क्या है यहाँ पे डिस्प्रपोर्शन होगा और फिटल जो है इजीली मूव नहीं कर पाएगा और इसकी वजह से यहाँ पे कंप्रेशन लगेगा और कंप्रेशन की वजह से वहाँ की जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो सकती हैं। कंप्रेशन की वजह से ब्लड वेसल्स रप्चर होंगे और रप्चर होने की वजह से वहाँ की क्या होगा, ब्लड का कलेक्शन होगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, सिफिलोहेमेटोमा बोलेंगे। नेक्स्ट जो रिस्क फैक्टर है वो यहाँ पे क्या है, कंडीशन है वो आपकी क्या हो सकती है, यहाँ पे प्रेसिपिटेट लेबर हो सकता है। जो लेबर है वो प्रेसिपिटेट है, मतलब बहुत ही जल्दी सारी प्रोसेस हो रही है लेबर की, जो यूजुअली हावर्स होते हैं उसमें कंप्लीट ना होकर बहुत ही जल्दी लेबर पूरा कंप्लीट हो जाता है। यूजुअली जो हावर होते हैं प्राइमरी ग्रेविडा के लिए 18 हावर होता है और जो मल्टी ग्रेविडा उसके लिए 12 हावर होता है लेबर की प्रोसेस के लिए नॉर्मल ड्यूरेशन। बट यहाँ पे प्रेसिपिटेट लेबर में क्या होगा, लेबर की जो प्रोसेस होगी वो बहुत ही फास्ट होगी और विद इन 2 आवर्स जो है वो डिलीवरी कंडक्ट हो जाएगी, तो उसको अपन बोलेंगे प्रेसिपिटेट लेबर। या फिर क्या रीज़न हो सकता है, फोर्सेप डिलीवरी भी हो सकता है। फोर्सेप डिलीवरी में क्या होगा, जैसे आप फोर्सेप अप्लाई करोगे, जहाँ पे आप फोर्सेप अप्लाई करोगे तो उसकी वजह से क्या होगी, वहाँ की जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर होंगी और वहाँ पे ब्लड का कलेक्शन हो सकता है। तो ये सब अपन ने बात की है बर्थ इंजरीज़ के बारे में, जिसमें अपन ने सिफिलोहेमेटोमा और कैपुट सक्सीडेनियम के बारे में कंप्लीट डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको समझ में आया। अगर कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या फिर आप व्हाट्सएप पे आपकी क्वेरी सेंड कर सकते हो। अब अपन बात करने वाले हैं वो नर्व इंजरी के बारे में बात करने, क्योंकि ड्यूरिंग बर्थ क्या नर्व इंजरी भी होने के चांसेस यहाँ पे रह सकते हैं। तो नर्व इंजरी की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, कौन सी नर्व इंजरी आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले अपन बात करेंगे फेशियल पाल्सी की। फर्स्ट अपन बात करेंगे फेशियल पाल्सी, जिसको अदर नेम जो है वो बेल्स पाल्सी के नाम से भी जानते हैं। बेल्स पाल्सी के नाम से भी जाना जाता है फेशियल पाल्सी को। ठीक है, होता क्या है, ये जो क्रेनियल नर्व है, आपकी क्रेनियल नर्व है उसमें इंजरी हो रही है। क्रेनियल नर्व की इंजरी से क्या हो रहा है, आपके जो फेस है उसकी ट्विस्टिंग हो रही है। फेशियल पाल्सी में क्या होता है, क्रेनियल नर्व की इंजरी की वजह से क्या है, फेस है उसमें ट्विस्टिंग होती है। क्रेनियल नर्व जो रहेगी वो आपकी रहेगी C7। टोटल क्रेनियल नर्व अपने पास में कितनी रहती है, टोटल क्रेनियल नर्व अपने पास में 12 रहती है और जो 7 नंबर की क्रेनियल नर्व है उसको अपन बोलते हैं फेशियल नर्व। और जहाँ पे फेशियल नर्व में डैमेज हो रहा है और उसकी वजह से इंजरी जो साइन सिम्टम आ रहे हैं, पैरालिसिस हो रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, फेशियल पाल्सी या बेल्स पाल्सी कहते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो फेशियल पाल्सी या बेल्स पाल्सी क्या होती है, यूनिलेटरल पैरालिसिस होता है। यूनिलेटरली क्या हो रहा है, पैरालिसिस। यूनिलेटरली पैरालिसिस का मतलब क्या होता है, एक ही साइड में पैरालिसिस होता है, सिर्फ एक ही साइड में पैरालिसिस होता है। एक साइड जो होगी फेस की वो नॉर्मल होगी और जो अफेक्टेड साइड होगी वहाँ पे क्या होगा, पैरालिसिस होगा। और पैरालिसिस की वजह से क्या है, एक साइड की जो आपके आई है, मैक्सिला और मैंडिबल है, वो ट्विस्टेड हो जाएंगे। तो आप क्या होगा, एक साइड तो नॉर्मल कंडीशन रहेगी और एक साइड की क्या है, ट्विस्टेड कंडीशन रहेगी। तो वो उसको अपन क्या बोलेंगे, फेशियल पाल्सी और बेल्स पाल्सी। अब अपन इसका डायग्राम देखने वाले हैं। तो डायग्राम आपकी स्क्रीन पे है और स्क्रीन पे आपको दिखाया गया है कि कैसे कि बेल्स पाल्सी का आपको क्लाइंट देखने को मिल रहा है, जिसमें उसके फेस में माउथ की ट्विस्टिंग हो रही है और एक आईज जो है वो वर्क वहाँ पे नहीं कर रही, मतलब उसकी एक आई क्या है, क्लोज है, साथ में उसकी मैंडिबल और मैक्सिला जो है वो भी जो अफेक्टेड साइड है उसमें मूव कर रही है। ठीक है, ये है फेशियल पाल्सी। अब सेकेंड अपन बात करने वाले हैं, वो बात करेंगे इरब पाल्सी की। ठीक है, इरब पाल्सी क्या होती है, नर्व इंजरी हो रही है, सेम न्यूरोपैथिक डिजीज ही है। इरब पाल्सी भी न्यूरोपैथिक डिजीज ही है। इसमें क्या होता है,
फेशियल पाल्सी में क्रेनियल नर्व में डैमेज होता है, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे डैमेज होगा, जो सर्वाइकल नर्व है उसमें डैमेज होगा, और सर्वाइकल नर्व है वो भी स्पेशली C5 और C6 में डैमेज होने की वजह से क्या है, आपको साइन सिम्टम पैरालिसिस की तरह दिखेंगे, और उनको अपन क्या बोलेंगे, इरब पाल्सी। कहाँ पे डैमेज होगा, C5 और C6 जो आपकी सर्वाइकल नर्व है। टोटल अपने पास में सर्वाइकल नर्व की बात करें तो टोटल 8 सर्वाइकल नर्व होती है। वर्टिब्रा अपने पास में 7 ही होती हैं सर्वाइकल, बट नर्व जो होती हैं वो 8 होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे बेल्स जो इरब पाल्सी है उसमें अपने को यहाँ पे डैमेज देखने को मिलेगा C5 और C6 में, और सिम्टम जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा वेटर टिप हैंड। एक स्पेसिफिक सिम्टम है इसका, वो है वेटर टिप हैंड। कई बार पूछा गया है वेटर टिप हैंड जो है वो क्या है और किसकी वजह से होता है। तो ये क्या है, ये पैरालिसिस हो रहा है, जो फ्लेक्शन है फोर आर्म का उसका फ्लेक्शन होगा। अपन आगे डायग्राम में देखेंगे क्यों होगा, क्योंकि C5 और C6 जो सर्वाइकल नर्व है वो डैमेज होगी, और इसी को अपन क्या बोलेंगे, इरब पाल्सी बोलेंगे। अब अपन इमेज में देखते हैं कि किस तरह से इरब पाल्सी अपने को दिखाई देता है। तो इमेज आपकी स्क्रीन पे है इरब पाल्सी की, और आप देख पा रहे हो कि इसमें जो चाइल्ड है वो इरब पाल्सी से अफेक्टेड है। तो इसका जो हैंड है वो किस तरह से मूव कर रहा है, वेटर टिप की तरह। जो वेटर जो है, जो होटल्स में वर्क करते हैं वो टिप लेते हैं, उस में अपना जो हाथ रखते हैं वो उसी प्रकार की यहाँ पे आपने को डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आपको सेकंड जो इमेज आप देख पा रहे हो इसमें क्या दिखा रखा है, आपको पर्टोसिस दिखा रखा है। पर्टोसिस का मतलब क्या होता है, आई लिड जो होती है वो आपकी आई लिड होती है वो ड्रॉप होती है, उस कंडीशन को अपन पर्टोसिस बोलते हैं। और उसकी वजह से सेकंड साइन अपने पास में है हॉर्नर सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम क्या है, ग्रुप ऑफ सिम्टम होता है सिंड्रोम, और हॉर्नर सिंड्रोम क्या होता है, इसमें क्या है कि एक साइड की जो आपकी आई है उसका जो प्यूपिल है वो अफेक्टेड होगा। अफेक्टेड कैसे होगा, वो शॉर्टर होगा, और उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, हॉर्नर सिंड्रोम बोलोगे। तो ये क्या है, इरब पाल्सी का क्लाइंट है, और इसमें आपको वेटर टिप की जो डिफॉर्मिटी है, हैंड है उसमें वेटर टिप की तरह डिफॉर्मिटी आपको देखने को मिलेगी। आई होप कि आप समझ रहे हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट डिफॉर्मिटी की, वो है क्लम्पे डिफॉर्मिटी। तो क्लम्पे डिफॉर्मिटी भी ये सेम ही है, न्यूरोपैथी की डिजीज़ कंडीशन है, वहाँ पे भी नर्व डैमेज हो रही है। लेकिन कौन सी नर्व डैमेज होती है, वहाँ पे ब्रेंकियल फ्लेक्सस जो है आपका वो डैमेज मिलेगा। तो नेक्स्ट क्या है, क्लम्पे पाल्सी। डैमेज कहाँ होगा, इसमें ब्रेंकियल फ्लेक्सस में होगा, और अफेक्टेड जो नर्व रहेगी वो रहने वाली है C7, C8 एंड T1। कौन कौन सी नर्व अफेक्ट रहेगी, C7, C8 और T1 जो नर्व है जो ब्रेंकियल फ्लेक्सस की, वो यहाँ पे अफेक्टेड रहेगी। और सिम्टम जो आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा, आपको रिस्ट है जो वो ड्रॉप मिलेगा, और जो फ्लेसिड एक्सट्रीमिटीज़ मिलेगी, एक्सट्रीमिटीज़ जो होगी वो फ्लेसिड होगी। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्लम्पे पाल्सी में अपन को क्या है, डिफेक्ट देखने को मिलता है, नर्व डैमेज होती है कौन कौन सी, C7, C8 एंड T1। और अपने को सिम्टम क्या दिखेगा, फर्स्ट रिस्ट ड्रॉप है, फ्लेसिड एक्सट्रीमिटीज़ है, जो आपकी मेटाफेलेंजियल जॉइंट है वो डिफेक्ट मिलेगा, ठीक है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो, आपके पास में जो क्लाइंट है वो क्लम्पे पाल्सी से यहाँ पे सफ़र कर रहा है, और उसकी जो एक्सट्रीमिटीज़ है उसमें क्या है, जो फिंगर है वो फ्लेसिड है, फिंगर फ्लेसिड है, तो और रिस्ट क्या है, ड्रॉप है। दोनों में डिफरेंस कर लो आप, इरब पाल्सी और क्लम्पे पाल्सी में। इरब पाल्सी में अपन ने देखा था कि वेटर टिप अपने को हैंड मिलेगा, बट यहाँ पे क्या है, हैंड जो है वो प्रॉपर क्या है, एक्सटेंड और फ्लेक्स नहीं हो पाता, और रिस्ट ड्रॉप के यहाँ पे सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो आप हमारी क्लास को लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपकी कोई भी सजेशन हो तो आपकी सजेशन अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, या फिर अपने को व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।